जल्दी करें, इवेंट शुरू होने वाला है। वो शख्स मिल गया? अब तक तो नहीं। मैंने उसे देखा है। अरे अरे, आगे से हटो, आगे से हटो। माफ करना, माफ करना। जल्दी करो पापा, मुझे ऐसी मम्मी चाहिए। ये यहाँ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? एमिली कार्टर ने 154 वॉरियर्स को हरा दिया। उसकी ताकत बेमिसाल है। ये सच में नॉर्थ सिटी की शान है। बहुत ही टैलेंटेड है। हाँ, इतने सारे मर्द हैं यहाँ और मुझसे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। हम भी हैं। पापा जल्दी चलो। हे, आंटी, अगर मेरे पापा जीते तो आप मेरी मम्मी बनेंगी ना? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। ये भिखारी यहाँ क्यों आया है? जब हम ताकतवर वॉरियर्स ही एमिली से नहीं जीत पाए तो ये भिखारी किस खेत की मूली है? इस इवेंट के कुछ नियम है। तुम्हें नियम तो पता है ना? जमीन पर रहकर आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हो। कौन सा नियम कहता है कि एक गरीब इंसान मुकाबला नहीं कर सकता? माफ करना, लेकिन आज मैं तुम्हें जीतने आया हूँ एमिली। बदतमीज। मुझसे शादी करनी है तो पहले इन वॉरियर्स को हराओ। ये कैसे आई? पापा जीत जाओ और मेरे लिए सुंदर सी मम्मी ले आओ। मैं एमिली से शादी करना चाहता हूँ। किसी को कोई एतराज है? मुझे है एतराज। मुझे भी। निकम्मे भिखारी, समझते क्या हो खुद को? तो सबको ही एतराज है। तो आ जाओ सब। तेरी तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ये ले। हाथ भी नहीं लगा पाए और खुद को वॉरियर कहते हो। कहा था ना, सब एक साथ आ जाओ, वक्त बच जाता। जान, ये सब तुम्हारे लिए। एमिली, उसकी ताकत जानती हूँ। ये गरीब है, लेकिन इन सब में से तो ताकतवर निकला। गरीब ही सही। चलो इसे ही चुन लेते हैं। मम्मा पापा, अब से हम एक साथ सोएंगे। लिली, हम साथ में सो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं। क्यों नहीं? मेरा पति मुझसे ताकतवर होना चाहिए। अगर मुझे पाना है तो पहले मुझे हराए, समझे? तुम्हारी मॉम तो सच में बहुत ही सुंदर है। गुस्से में प्यारी भी लगती है। डैनियल, वहाँ क्यों खड़े हो? लिली को गाड़ी में बिठाओ। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? शादी का सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मम्मी पापा से मिल लो। डैनियल, हमारी कार्टर फैमिली मार्शल आर्ट्स की दीवानी है। मेरे माँ बाप को ताकतवर लोग पसंद है। मैंने तुम्हें चुना है डैनियल। मेरा उनके सामने मजाक मत बनवाना, समझे? ताकतवर लोग? अरे वाह, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। तुम बस एक मामूली लड़के हो, ज्यादा उड़ो मत। पापा, आपने सुना ना मम्मी ने क्या कहा? बदमाश कहीं की। चलो। पापा, मम्मी, मैं घर आ गई। आओ। ये कौन है? तुम घर में एक भिखारी क्यों नहीं आई? माँ, ये मेरा हस्बैंड है डैनियल, और ये मेरी बेटी लिली। मैंने तुमसे कहा था ना एमिली, एक ताकतवर लड़के से शादी करना, और तुमने इस भिखारी से शादी कर ली। बुढ़ी आंटी, मेरे पापा तो मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं। लिली, डैनियल, क्या तुम घर पर ऐसे ही बोलते हो? बड़ों से ही तो बच्चे सीखते हैं, तुम उसे ये सिखा रहे हो? लिली तो सच बोल रही है। मेहमान का स्वागत है। सबकी किस्मत में कहा कि वो हमारे घर की चाय पिए। डैनियल, तुम्हें चोट लग सकती है। चोट? मुझे तो कई सालों से एक खरोच तक नहीं आई। अरे नहीं, पापा के आगे तो ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। उनकी शक्तियाँ कमाल है। वो डैनियल को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कार्टर फैमिली नॉर्थ सिटी की 8 मार्शल आर्ट्स फैमिलीज में से एक है। हमारी चाय पीना तो बड़े सौभाग्य की बात है। घबराओ मत, चलो पियो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये क्या, मेरे अंदर की ताकत गायब हो गई? चाहे राजा हो या रंग, चाय तो सभी पीते। इसमें इतनी सीरियस क्या बात है? मैं भी चाय पीता हूँ। और अंकल, आपकी चाय में थोड़ी सी कमी रह गई है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बहुत गर्म है। डैनियल, तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। चाय मजेदार है। पापा की शक्तियाँ तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पापा, क्या मैं पूरा का पूरा चिकन खा सकती हूँ? हे, मैंने तुम्हें यही सिखाया। अरे जान, तुम लेग पीस खाओ। सुनो, पता नहीं पापा ने तुमसे कुछ बोला क्यों नहीं, लेकिन ये लोग तुम्हें आसानी से नहीं अपनाएंगे।
एमिली के पापा, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा और ऊपर से उसे चाय भी दे दी। हाँ, मैंने चाय दी, और जब मैंने उसे चाय दी उसने ना सिर्फ मेरी नाराजगी दूर करी बल्कि अपने अंदर की शक्ति से चाय को उबाल भी दिया। हाँ, अंदर की शक्ति से चाय बनाई? ये तो कोई भी छोटे मोटे जादूगर कर सकते हैं, और तुम डर गए, और ये तुम्हें बड़ी बात लगी। अगर तुम्हें उसकी ताकत पर शक है तो फिर उसे परख लो। हाँ, अभी मजा चखाती हूँ। सुनो सड़क छाप लड़के, तुम्हें खाना खाने की तमीज नहीं है क्या? अरे खाना तो खाने के लिए होता है ना, देखने के लिए थोड़ी। आप भी खाइए। खाना चाहिए तो पहले मुझसे मुकाबला करो। माँ सभी हथियार चलाने में माहिर हैं। वो फूल और पत्तों से भी हमला कर सकती हैं। संभल कर रहना। मम्मी फिक्र मत करो, ये फूल पत्तों वाली ट्रिक पापा पर काम नहीं करेगी। जान, अपनी चॉपस्टिक्स देना। पहले ही दिन इतना हंगामा, दामाद की इज्जत ही नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो? अरे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो डैनियल मॉम के वार से बच नहीं पाएगा। देखा, मैंने कहा था ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अगर हमारी बेटी उसकी मदद नहीं करती तो मैं उसे आसानी से हरा देती। कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। अभी तो शादी हुई है और हमारी बेटी दूसरों का साथ देने लगी है। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे बस डैनियल की चिंता थी। अरे जान, ये डिश तो कमाल की है, तुम्हारी माँ ने बनाई है, खा के देखो। सुनो डैनियल, अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की होती तो अभी तुम हॉस्पिटल में दर्द सह रहे होते। तो क्या तुम्हारा शुक्रिया करूं? हाँ बिल्कुल। एमिली कार्टर, बाहर निकलो। हेनरी वॉर्ड, तुम हमारे घर में घुस आए हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हमारे घर से बाहर निकलो। उठो, मैं मार्शल गॉड एरिना का चैंपियन हूँ। सिर्फ एक जीत और फिर मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी फैमिली का रुतबा बढ़ा दूंगा, और फिर पूरी दुनिया तुम्हारी फैमिली को जानेगी। समझदारी दिखाइए, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। कार्टर फैमिली कभी भी सफलता के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचेगी। तो फिर ये लो। पापा, माँ, अभी तो हेनरी वॉर्ड, तुमने मेरे माँ बाप को चोट कैसे पहुंचाई? एमिली कार्टर, मैं इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पागल हूँ और तुमने एक निकम्मे भिखारी से शादी कर ली। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। निकम्मे भिखारी, चल खा ले। शायद इसके बाद तू कभी खाना नहीं खा पाएगा। पापा, इसे देखकर तो मेरी भूख ही मर गई। क्या परेशानी है, इतना चिल्ला क्यों रहे? तू एक निकम्मा भिखारी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हूँ मैं गरीब, पर तुमसे आसानी से निपट रहा हूँ। तू बता, तू कौन है? मैं कौन हूँ? तू रुक बेवकूफ लड़के, मैं तुझे अभी बताता हूँ। हेनरी वॉर्ड, ये मेरा पति है, कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन दे रहा हूँ, या तो अपनी हार मान लो या फिर पूरी कार्टर फैमिली तुम्हारे साथ मिट्टी में मिल जाएगी। सोच समझ के फैसला लेना। बाय बाय। एमिली, कल तुम मार्शल गॉड एरिना नहीं जाओगी। कार्टर फैमिली की 100 साल पुरानी विरासत को मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगी। अरे नहीं एमिली, अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो वो कब का मर चुका होता। बस करो, अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम मर ही चुके होते। कल अगर मैं मार्शल गॉड एरिना में हार गई तो मुझे हेनरी से शादी करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? हेनरी वॉर्ड के हाथ लगने से तो बेहतर है शायद मुझे डैनियल, हेनरी के हाथ लगने की बजाय मैं अपनी जिंदगी तुम्हें देना पसंद करूंगी। पापा, कुछ तो गड़बड़ है, मम्मी गायब है। डैनियल, हेनरी वॉर्ड बहुत ताकतवर है। मार्शल गॉड एरिना जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस कार्ड में 50 लाख है। मार्शल गॉड एरिना खत्म होने से पहले लिली को लेकर नॉर्थ सिटी से निकल जाओ, जितना दूर हो सके। लिली, चलो। मार्शल गॉड एरिना, मम्मी को घर लाना है। सर, मैम,
आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। दो बुढ़े लोग जिन्हें खुद का कुछ नहीं पता, आधे कब्र में हैं लेकिन मुझसे लड़ने चले हैं। एमिली, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ मत आना। एमिली, सोच लिया क्या तुम मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो या फिर तुम्हें क्या लगता है तुम मार्शल गॉड एरिना के चैंपियन बन सकते हो? क्यों नहीं? अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हिम्मत है तो स्टेज पर आओ। हिम्मत है तो स्टेज पे आओ। है किसी में हिम्मत? देख लिया, मेरी बेमिसाल ताकत के आगे पूरी नॉर्थ सिटी में मुझसे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। वो नहीं करते पर मैं करती होती, मैं लड़ूंगी। एमिली, ये हेनरी वॉर्ड नॉर्थ सिटी का एक महान चैंपियन माना जाता है। मेरी बच्ची, तुम नहीं लड़ पाओगी, बस करो। पापा, अगर हेनरी वॉर्ड जीत गया तो वो हमारी कार्टर फैमिली को नॉर्थ सिटी से निकाल देगा। मुझे कोशिश करनी ही होगी, मैं लड़ूंगी। एमिली, तुम्हारी ताकत को क्या हुआ? आज सुबह जब मैं उठी तो ऐसा लगा जैसे डैनियल में कोई जादू था। जब सुबह उठी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? एमिली, जब तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ थी तब भी हेनरी वॉर्ड को नहीं हरा सकती थी। अब जब ताकत कम हो गई है तो तुम बिल्कुल नहीं जीत सकती। एमिली, तुम घर जाओ। तुम्हारे पापा और मैं अभी भी लड़ सकते हैं। पापा, मम्मी, आप हेनरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये रिस्क नहीं लेने दूंगी। अरे एमिली, एमिली, तुम मुझे हरा नहीं सकती। क्यों ना सीधी तरह मेरी बीवी बन जाओ? क्या ये अच्छा नहीं होगा? हेनरी वॉर्ड, मुझे पता है तुम मुझे हमेशा से चाहते थे, लेकिन कल रात मैं और डैनियल एक हो गए। क्या कहा तुमने? तुमने खुद को उस घटिया भिखारी के हवाले कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? एमिली, वो भिखारी, तुमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और वो छुप गया। बेशरम कहीं की, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। डैनियल और लिली अभी तक नॉर्थ सिटी से निकल चुके होंगे, बस वो दोनों सही सलामत रहे। अरे अरे अरे, पहले तुम मरोगी, फिर तुम्हारा भिखारी पति और उसकी बेटी। लड़ो मुझसे। हाँ? ये क्या चीज है? वो मम्मी को तंग कर रहा है। डैनियल, लिली, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैं जाने को कहा था ना, तो वापस क्यों आए हो? मम्मी, हम आपकी मदद करने आए हैं। डैनियल, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक तो तुम्हारी वजह से एमिली मैम की ताकत कमजोर पड़ गई है, वरना वो हार नहीं मानती। मेरी बेटी का प्लान किसी ताकतवर शख्स का हेनरी वॉर्ड के खिलाफ मुकाबला कराने का था, और मिला कौन? तुम बेकार इंसान। डैनियल, तुम तो मदद भी नहीं कर सकते, सिर्फ एमिली को कमजोर कर रहे हो। एमिली की किस्मत फूटी जो तुमसे शादी कर ली। यहाँ क्यों आए हो वापस? हेनरी वॉर्ड कुछ भी नहीं है, मैं उसे एक हाथ से कुचल सकता हूँ। इतना गुस्सा क्यों? हेनरी वॉर्ड शानदार मार्शल आर्ट्स गॉड अरीना का चैंपियन है। आज तक कोई उसे हरा नहीं सका, और तुम एक भिखारी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। एक छोटी सी मार्शल आर्ट एरिना ही तो है, इसमें इतना हंगामा क्यों? तुम जान, कल तुम्हारी काफी एनर्जी वेस्ट हो गई थी, अब और एनर्जी वेस्ट मत करो। नीचे आओ, इसे मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं, अगर मैं पीछे हटी तो कार्टर फैमिली की 100 साल पुरानी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डैनियल, तुम उसे नहीं हरा सकते। जीतोगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारी ताकत छीनकर तुम्हें भी भिखारी बना दूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आसमान और धरती देवी शक्ति कवच बनाओ। लिली, ये भी मार्शल आर्टिस्ट है? मैंने इन्हें हल्के में ले लिया क्या? ये तो कमाल की टेक्निक है, पर मेरे आगे बेकार है। सुनो, अब तुम दोनों मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। आज एमिली के सामने मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी चटनी बना दूंगा। ये बस हमारे बीच का मामला है, इनका इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगर तुम नहीं चाहती कि ये मरे तो मैं ही तुम्हें उसके सामने मार दूंगा। एमिली, तुम एक बेकार लड़के के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रही हो? डैनियल, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो एमिली खतरे में नहीं पड़ती। तुम बस खड़े खड़े तमाशा देख सकते हो। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ एमिली का वो बाल भी बाका नहीं कर सकता। डैनियल, इस वक्त एमिली मैम तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। अगर तुम गए तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। लिली को यहाँ से लेकर जाओ। पापा, हमें कुछ करना होगा। चीते की रफ्तार और शेर का वार। इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि तुम मुझे मारोगे। बेवकूफ लड़के, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। अगर मैं हमला करता तो अब तक तुम जमीन पर पड़े होते। तेरी तो सर, मैम, वो लड़का तो स्टेज पर चढ़ गया। हाँ, कम से कम उसमें हिम्मत तो है। स्टेज पे जाने से क्या होगा? 10 डैनियल मिलकर भी हेनरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डैनियल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिली को लेकर यहाँ से जाओ। जान, फिक्र मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। लिली, अपनी माँ को संभालना। जी पापा। हेनरी वॉर्ड, एक लड़की से लड़ रहे हो। अगर तुम असली मर्द हो तो मुझसे लड़ो। नॉर्थ सिटी में तो मेरा बहुत नाम है। एमिली का मेरे हाथों मरना तो इज्जत की बात है, लेकिन तुम भिखारी, तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। क्या हुआ, डर गए? डरना तो तुम्हें चाहिए अपनी मौत से। आ जाओ। तुमने ये कैसे किया? ये मार्शल आर्ट टेक्निक्स तो बच्चों वाली हैं। क्या?
हेनरी वॉर्ड हार गया, वो भी एक मामूली लड़के से। आखिर ये है कौन? इसे पहले कभी मैंने देखा नहीं। डैनियल कब से इतना ताकतवर हो गया? ये पापा ने कमाल कर दिया। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना पापा जीतेंगे। हेनरी वॉर्ड, अपनी इन बेकार की स्किल से तुम खुद को मार्शल गॉड एरिना का चैंपियन कहते हो? तुम कोई चैंपियन नहीं हो, बस एक बददिमाग लड़की हो और तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है। सोफिया मैम, उसने सच में हेनरी वॉर्ड को हरा दिया। भले ही वो गरीब है, लेकिन हिम्मत और ताकत से अमीर है। पर अफसोस, नॉर्थ सिटी के तकरीबन 100 से ज्यादा फाइटर्स के सामने उसकी हार तो पक्की है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये क्या, हेनरी वॉर्ड मर गया? मारोगे तो तुम सब भी। तो कछुआ बनकर आए हो? अच्छा हुआ मेरे पास दादाजी का टर्टल शेल आर्मर है, वरना आज तो मैं नहीं बचता। तुम सब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? ये लड़का हम सबका मजाक उड़ा रहा है। तुम सब मिलकर इसे मार दो। इस लड़के ने हेनरी सर पर हाथ उठाया है। ये नॉर्थ सिटी के वॉरियर के मुंह पर तमाचा है। पागल लड़के, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। डैनियल, पागल मत बनो। तुम मेरे लिए पूरी नॉर्थ सिटी से मत लड़ो और जाओ यहाँ से। सब ध्यान से सुनो, ये सब हमारी कार्टर फैमिली की वजह से हुआ है, इसलिए इसके जिम्मेदार भी हम हैं और इसका अंजाम मैं भुगतूंगी। मैं एमिली कार्टर लड़ने के लिए तैयार हूँ। एमिली मैम, आप इस डैनियल के लिए पूरी नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स के खिलाफ जा सकती हो। सर, मैडम, इन्हें समझाइए। डैनियल ने जो भी किया एमिली और हमारी फैमिली के लिए किया। मैं किसी को भी डैनियल को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। डैनियल, अभी तक क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। अंकल आंटी, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, मगर आप इतनी फिक्र मत करो। ये सब कुछ मक्खियाँ हैं, मैं इन्हें आराम से कुचल सकता हूँ। अकेले इन वॉरियर से लड़ने का सोच रहे हो? दिमाग खराब है। तुमने हेनरी वॉर्ड को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही ताकतवर हो। तुम इन सबसे लड़ने का सोच रहे हो। डैनियल, बिना एमिली मैम की मदद के तुम हेनरी को हरा भी पाते। पूरे शहर के वॉरियर्स का सामना कैसे करोगे? अब जब तुम सब मरना ही चाहते हो तो मैं पूरी कार्टर फैमिली को ही खत्म कर देता हूँ। डैनियल, अभी तक यहीं खड़े हो, लेडी को लेकर चले जाओ। जाओ, कहीं जाना है? आज ना तो तुम्हारी फैमिली और ना ही ये निकम्मा भिखारी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। डैनियल, जाओ यहाँ से। क्या तुम हमारी लिली को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखना चाहते हो? जल्दी जाओ। मम्मी डरो मत, हम इन सबसे निपट लेंगे। आपकी मदद करती हूँ। लिली, पागल मत बनो, चुपचाप खड़ी रहो। लिली, अरे मेरी पैंट, ये क्या हुआ? बदमाश लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिली, इस बार तो तुमने हमें बचा लिया, वरना ना जाने क्या होता। लड़की, तुम्हें छुप कर वार करने के अलावा और कुछ आता है? शर्म नहीं आती? लड़ने की हिम्मत नहीं है? घटिया हरकतों पर उतर आए हो। बेशर्मी की भी हद होती है। ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तुम इंसान कहलाने के लायक हो? सिर्फ हेनरी वॉर्ड को खुश करने के लिए सही गलत की परख भूल गए। एक बुजुर्ग औरत और आदमी को सताते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं एक वॉरियर हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम बस बकवास कर रहे हो, औरतों के पीछे छुप कर वार करते हो। चुप हो जाओ, असल में ये एक मर्द नहीं है, ये एक डरपोक है। तुम कमजोरों पर जुल्म करते हो और ताकतवर लोगों से डरते हो। पूरा शहर तुम जैसे लोगों से ही भरा हुआ है। लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैम, वो गरीब लड़का जीत गया। अकेले नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर से टकरा गया। डैनियल, मुझसे तुम्हें समझने में भूल हो गई। वो सच में जीत गया। सिर्फ एक बार में आसानी से शहर के सभी वॉरियर्स को गिरा दिया। ये डैनियल असल में है कौन? डैनियल, तुम रातों रात इतने ताकतवर कैसे हो गए? क्या ऐसा हो सकता है? जान, अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा इतना ताकतवर था तो तुम मानोगी? बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सबके सब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम सब मिलकर एक मामूली इंसान को नहीं हरा पाए। अगर ये बात बाहर चली गई तो सब हंसेंगे हम पर। सर, जब तक ये मर नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम सब लोग इसे मार कर ही दम लेंगे। आज ये नहीं बचेगा। वाह मम्मी, ये फायरवर्क्स कितने खूबसूरत है। लिली, वो फायरवर्क्स नहीं थे, वो बैकअप बुला रहे हैं। हाँ, इन्होंने संदेश भेज दिया है और अब तुम्हें मारने के लिए नॉर्थ सिटी के महाअनुभवी योद्धा आ रहे हैं। ये बताओ जरा, तुम हमारी तरफ हो या फिर उनकी तरफ हो? डैनियल, नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स आते ही होंगे। यहाँ से चलते हैं। फिक्र मत करो, चाहे जितने भी लोग आए मैं सबको मार दूंगा। तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जब वो सामने आएंगे तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। डैनियल, जल्द ही नॉर्थ सिटी के सभी महानुभाव यहाँ आ जाएंगे, फिर देखेंगे तू क्या करता है। पागल लड़के, मैं इसे बचाऊंगी। मैं आ गई हूँ, अब किसी की नहीं चलेगी। डैनियल, ये कौन है? पता नहीं। पता नहीं? तुम इसे जानते भी नहीं हो, फिर भी ये सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए सबसे लड़ने को तैयार है। क्या हुआ, जलन हो रही है? तो बकवास मत करो, कुछ भी मत बोलो। ये लड़की कहाँ से आ गई? लड़की, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? डैनियल को बचा रही हो।
मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम हम सब के खिलाफ जा रही हो। सुनो लड़की, तुम काफी खूबसूरत हो। अगर तुम मर गई तो बहुत अफसोस होगा। बहुत हो गया। तुम स्वर्ड्स वुमन हो, वुहान के ग्रे फैमिली से। सही कहा, मेरी माँ सोफिया ग्रे है, वुहान की ग्रे फैमिली की बेटी। क्या कहा? ग्रे फैमिली तलवारबाजी में माहिर है और इसके मुखिया एडवर्ड ग्रैंड मास्टर है और उनकी राजनेताओं के साथ दोस्ती है। वुहान के ग्रे फैमिली के मुकाबले में नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स कुछ भी नहीं है। तो अभी कोई है जो मुझसे टकराना चाहता है? ओह, तो आप सोफिया ग्रे हैं। माफी चाहता हूँ। आप कहती हैं तो आज डैनियल की जान बख्श देते हैं। आज मैं इसे नहीं मारूंगा। हाँ, मिस सोफिया ग्रे के लिए हम आज इस लड़के को छोड़ देते हैं। डैनियल, आज तेरी किस्मत अच्छी थी। सुनो हैंडसम, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? तुमने जान बचाई? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने मेरी नहीं, इन सब की जान बचाई। बढ़िया कर है, लेकिन तुम किस्मत वाले हो, मुझे तुम पसंद आ गए। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ अंदर से तो तुम खुशी से पागल हो रहे होगे। डैनियल, मुझसे शादी करना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ से जल्दी बनो। क्या तुम मेरा ऑफर ठुकरा रहे हो? आंटी आपने देर कर दी। ये है नॉर्थ सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की सरगुन संपन्न। ये है प्यारी सी लिली की मम्मी जिससे हम सब प्यार करते हैं। मुझे किसी ने भी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बेहतर होगा तुम ग्रे फैमिली के दामाद बन जाओ और मुझसे शादी कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी मैम ने तुम्हें चुना है, इनकार मत करो। वैसे भी तुमने नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर्स को नाराज कर दिया है। अब तुम्हें मैम के सिवा और कौन बचा सकता है? नॉर्थ सिटी के लोग, मैं किसी से नहीं डरता। डैनियल, मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रही हूँ, मान जाओ वरना मारे जाओगे। डैनियल, मिस सोफिया सही कह रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मिस सोफिया से शादी कर लो, वरना ना तुम बचोगे ना हमारी कार्टर फैमिली। डैनियल, हाँ कर दो। ग्रे फैमिली ताकतवर है, हम तुमसे नाराज नहीं होंगे। मेरी जान, क्या ख्याल है? डैनियल, हमें तलाक ले लेना चाहिए। पापा सही कह रहे हैं। सोफिया ग्रे से शादी और ग्रे फैमिली का दामाद बनना, ये तुम्हारे और लिली दोनों की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। डैनियल, अब तो तुम्हारी बीवी ने भी तलाक के लिए हाँ कह दिया। आप क्या सोच रहे हो? माफ करना, मुझे मंजूर नहीं। डैनियल, अब तुम नहीं बचोगे। डैनियल, संभल कर। फिक्र मत करो। ये ये कैसे हुआ? शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो ग्रे फैमिली की खास कला है। ये इसे कैसे जानता है? एमिली के पापा, कहीं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? डैनियल को शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो आती है, साथ ही वो मिस सोफिया से ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रे फैमिली की शैडो स्वॉर्ड टेक्निक चुराने की? मुझे तो लगता है शायद मैंने ही ये टेक्निक ग्रे फैमिली को सिखाई थी। बदतमीज, शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो मेरे दादाजी ने हमारी फैमिली को सिखाई थी। जानते हो मेरे दादाजी कौन है? क्या तुम एक भिखारियों का सामना कर सकते हो? दादाजी? ओह, मतलब तुम्हारे दादा एडवर्ड ग्रे, उनके बहुत नहीं, पर मैंने ये टेक्निक उनको सिखाई थी। क्या कहा तुमने? ये जादुई लॉकेट मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। अगर मैंने इसे दबा दिया तो वो फौरन हाजिर हो जाएंगे। क्या तुमने जो भी कहा वो दोबारा कहने की हिम्मत है? तो इंतजार किस बात का है? दबाओ इसे। सालों से उन्हें देखा नहीं, देखना है वो कैसे दिखते हैं। एडवर्ड ग्रे सिर्फ मिस सोफिया के दादा ही नहीं, बल्कि मशहूर ग्रे फैमिली के मुखिया भी हैं। और यही नहीं, पूरा शहर उन्हें ग्रैंड मास्टर की तरह मानता है। डैनियल, तुम चाहते क्या हो? हम सब मर जाएं? हम ग्रैंड मास्टर ग्रे को नाराज नहीं कर सकते। डैनियल, मैं सोफिया से मत उलझो, उससे शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनो हैंडसम, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेक दो और मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ, फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और ये लॉकेट भी नहीं दबाऊंगी। अरे ज्यादा नाटक मत करो, लाओ मैं दबाता हूँ। बेवकूफ, तूने मिस सोफिया का कीमती लॉकेट तोड़ दिया। अब मिस्टर ग्रे तुझे नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर ग्रे अपनी रफ्तार और न्याय करने के लिए मशहूर हैं। अब डैनियल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डैनियल, चलो मेरी बात सुनो, बहुत हो गई बातें, अब हम यहाँ से चलते हैं। कौन मेरी पोती को तंग कर रहा है? दादाजी। मेरी बच्ची, किसने तुम्हारा दिल दुखाया? दादाजी, ये आदमी हमारी फैमिली और आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। सब मरोगे। आज तक हमारे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की। मुझे बताओ, वो बेवकूफ कौन है? दादाजी, यही है वो। मिस्टर ग्रे, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें डैनियल का कोई कसूर नहीं है। एमिली मैम, हेनरी वॉर्ड से तो शायद हम बच जाते, लेकिन ग्रे फैमिली से हम तो गए। ये सब डैनियल की वजह से हुआ है। आप उसे क्यों बचा रही हो? डैनियल मेरा पति है और लिली मेरी बेटी है। खैर, मैं यहाँ खड़े खड़े ऐसे तमाशा तो नहीं देख सकती। अंकल, आपकी वजह से मेरी मम्मी परेशान है। जल्दी उनसे माफी मांगो, समझे? बदमाश लड़की, अपने पापा को बुलाओ, मैं उसे सिखाता हूँ कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। मिस्टर ग्रे, अब आप मुझे बच्चों की परवरिश करना सिखाएंगे? आप मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादाजी, ये तो सिर्फ एक भिखारी है, इसके आगे क्यों झुक रहे हैं? हाँ। दादाजी, मिस्टर ग्रे, आपकी पोती तो कमाल की निकली। ये मेरे से शादी करना चाहती थी और आपकी ग्रे फैमिली का दामाद बनाना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए,
मेरी पोती तो है ही नादान, उसकी बदतमीजी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। दादाजी, आपने मुझे कभी नहीं मारा और इस लड़के के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। वो सिर्फ एक भिखारी है, आप उसकी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? जानना चाहती हो क्यों? तो फिर मेरी बात को कान खोलकर सुनो, क्योंकि मिस्टर डैनियल ने मेरी जान बचाई थी। क्या? अगर मिस्टर डैनियल ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता, ना ग्रे फैमिली होती और ना ही तुम होती। मिस्टर डैनियल ने मेरी जान बचाई थी और तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे नहीं पता था। मिस्टर ग्रे की जान बचाई थी? मिस्टर ग्रे खुद इतने ताकतवर है, उन्हें डैनियल की मदद क्यों लेनी पड़ी? मिस्टर डैनियल, ये कौन है? ये मेरी बेटी लिली। ओह, तो ये प्यारी बच्ची आपकी बेटी है, इसलिए ये इतनी मजाकिया और टैलेंटेड है। ये तो बिल्कुल आप पर गई है, जैसा बाप वैसी बेटी। सुनो अंकल, ये मत समझना आप हमारी थोड़ी तारीफ करोगे तो हम सब भूल जाएंगे। आपने मेरी मम्मी को डरा दिया था और उनसे माफी लिली? मांगो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मिसेस वेल्स, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज उसे दिल पर मत लेना। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर्स मिलकर मिसेस वेल्स को परेशान कर रहे हो। बस अब तुम सब देखते जाओ। अभी मैं तुम सबको सबक सिखाता हूँ, तुम सबको सजा जरूर मिलेगी। मुझे अभी अभी पता चला है किसी ने मिसेस वेल्स और मिस्टर डैनियल को मार्शल गॉड अरीना में फंसाने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं किया। और तुम, सुना है कि तुम नॉर्थ सिटी से कार्टर फैमिली का नामो निशान मिटा देना चाहते हो। नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। सुनो तुम, आज जो भी इस मार्शल गॉड अरीना में मिसेस वेल्स और मिस्टर डैनियल के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसे नॉर्थ सिटी से निकाल दो। इन पर दया मत करना। जी सर। अंकल और ये लड़का, यही मम्मी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। मास्टर एडवर्ड, प्लीज मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका दीजिए। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? मिस्टर डैनियल, आप हुक्म करें, इसे क्या सजा देनी चाहिए? मेरी बेटी से पूछो। बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचने दो। समझ गई, इसे मम्मी के सामने घुटनों पर बैठकर लोरी गाने कहो। मास्टर एडवर्ड, लोरी गाऊं? मैं नहीं गा सकता, सच में, मतलब मैं नहीं गाऊंगा। अगर नहीं गाओगे तो फिर तुम्हारी वॉर्ड फैमिली का नामो निशान भी नहीं बचेगा। मैं गाऊंगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू अरे मेरी। बुरा है, बहुत ही बुरा है, गाना बंद करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सब याद रखना, आज के बाद जो भी मिसेस वेल्स या उनके परिवार के खिलाफ खड़ा होगा, उसे मेरा सामना करना होगा। डैनियल सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि ग्रे फैमिली का सपोर्ट भी उसके पास है। एमिली, तुमने सच में अपने लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। उसने मिस्टर एडवर्ड की जान बचाई और वो सबकी नजरों में महान बन गया। कुछ समय बाद वो एमिली को भी छोड़ देगा। तुम भी ना। मिसेस कार्टर, विक्टर वार्ड वापस आ गए हैं। हाँ? क्या? विक्टर वार्ड इतने सालों से गायब था, वो तो तपस्या में लीन था। हे भगवान, पहले उस लड़के ने हमारी नाक में दम करा हुआ था और अब ये उसके दादा। ये लोग अब हमारी फैमिली को परेशान करेंगे। हेलो, हम रिसोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। मिसेस कार्टर, आपने वॉर्ड फैमिली से दुश्मनी मोल ले ली है। हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। एमिली मैम, एक बहुत ही बुरी खबर है, वॉर्ड फैमिली ने कंपनी को डुबोना शुरू कर दिया है। ये जरूर हेनरी वॉर्ड की चाल है, अब तो उसे हद ही कर दी है। पागल लड़की, ऐसा सोचा नहीं था ना। मेरे दादाजी तपस्या से बाहर आ गए हैं और अब तुम नहीं बचोगी। जल्दी मैं तुम्हारी कार्टर फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा। मैं ही जीतूंगा। हाँ? मॉम आ गई। मम्मी देखो, डैनियल, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? ये मेरा बैटल आर्मर है। जब भी मैं किसी योद्धा को हराता हूँ, मैं इस पर निशान बना देता हूँ। चार्ली पार्कर, जेसन नॉक्स और केविन बेक, इन्हें तुम नहीं जानती हो। मैं सबको हरा चुका हूँ। डैनियल, बकवास बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि अभी मेरी फैमिली एक मुसीबत में है। जान, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? खैर, जो ताकत तुमने मुझसे ली थी वो मुझे वापस कर सकते हो। मैं एक अबला नारी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं एमिली अपने दम पर परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। लिली, बाहर जाओ। ऑल द बेस्ट। तो क्या सच में ताकत वापस आती है? हाँ। तो फिर ठीक है। डैनियल, तुम ये क्या कर रहे हो? जान, याद है पहली बार ये सब करने के बाद ही तुम्हारी ताकत चली गई थी, तो अब भी वही तरीका अपनाना होगा। नहीं नहीं, लेकिन क्या हुआ, डर गई? तुमसे नहीं होगा। वैसे भी अगर तुम ट्रेनिंग करती रहो तो ताकत वापस आ जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 7 साल। 7 साल? इतना वक्त? ठीक है, मैं चलता हूँ। कौन डर गया? चलो शुरू करो।
सुनो, शाही दावत में मेरी बीवी को इनवाइट करो। मेरी ताकत अब तक वापस क्यों नहीं आई? हे भगवान, ये सही नहीं हुआ। एक मिनट। एमिली मैम, क्या हुआ? मेरी ताकत वापस तो आ ही गई और मैं 3 लेवल्स आगे बढ़कर हाफ स्टेप मास्टर बन गई हूँ। क्या कहा? हाफ स्टेप मास्टर? सही सुना। मुझे लगता है मेरी ताकत अब डैनियल से भी ज्यादा है। एक ही रात में 3 लेवल? एमिली मैम, कल रात को ऐसा क्या हुआ था? इसमें शर्माने की क्या बात है? जो हुआ था बता दो। चुप रहो डैनियल, कोई बकवास नहीं। मम्मी कल आप मेरे बिना डैडी के साथ सोई, मैं नाराज हूँ आपसे। लिली, ओह, तो ये हुआ था, सब समझ गई। हे जान, वैसे तुम्हें शाही दावत का इनविटेशन मिला? शाही दावत? क्या मतलब जो शहर की सबसे बड़ी दावत होती है वो? हाँ, मैंने ही इनवाइट करने को कहा था। शाही दावत एक बहुत ही बड़ी दावत है, सिर्फ देश के टॉप वॉरियर्स ही शामिल हो सकते हैं। तुमने एमिली मैम को इनविटेशन भिजवाया? क्या तुम खुद को ड्रैगन गेट के मास्टर समझते हो? ये बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बार रूस में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो कि अपने अपने तीर कमान लो और उससे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमारों ने पिता को सिर झुकाया, अपना अपना तीर कमान उठाया, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक कुलीन आदमी के बागीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बागीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। और तीसरे और सबसे छोटे बेटे का तीर, वो कहाँ गिरा और उसे कौन लेकर आया? उसके तीसरे सबसे छोटे बेटे राजकुमार इवान 37 ने जो अपना तीर चलाया तो वो इतना ऊंचा गया कि उसको तो वो दिखाई ही नहीं पड़ा। वो बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा। तब कहीं जाकर उसको वो तीर जंगल के एक तालाब में मिला। एक मेंढकी जो पानी में उगी हुई लिली के एक फूल पर बैठी हुई थी, उसने उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार इवान ने उस मेंढकी से अपना तीर वापस मांगा तो वो बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार इवान कुछ नफरत के साथ बोला, पर एक राजकुमार एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता है? राजकुमार अपने तीर को एक मेंढकी के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा था, पर वो अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था। इसलिए उसने उस मेंढकी को उठाया और उसको अपने महल ले गया। जब उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई और उसको मेंढकी दिखाई तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। सो उस रविवार को 3 शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी एक कुलीन आदमी की बेटी से हुई, बीच वाले बेटे की शादी एक व्यापारी की बेटी से हुई और तीसरे सबसे छोटे बेटे इवान की शादी एक मेंढकी से हुई। कुछ समय बीत गया तो राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियां को सिलाई आती थी, पर सबसे छोटा वाला बेटा दुखी मन से अपने घर आया। उसको दुखी देखकर मेंढकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई, और राजकुमार इवान, तुम्हारा ये इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? इवान बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा ही खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेंढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वो अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो। एक कमीज सिलो जैसी मेरे पिता पहनते थे, बस रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो वो मेंढकी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक कड़े हुए कपड़े में लिपटी हुए एक कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसको लेकर वो तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीजें देख रहा था। उसके पहले बेटे ने
उसके सामने अपनी लाई कमीज फैलाकर दिखाई। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, ये कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर नाक भौं सिकोड़ कर बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब ईवान की बारी आई तो उसने भी अपनी लाई कमीज राजा के सामने फैलाई। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से कढ़ी हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, हाँ ये कमीज है राजा के पहनने के लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े वाले बेटे बुड़बुड़ाते चले जा रहे थे। हम लोग ईवान की पत्नी की बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वो जरूर ही कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय और बीत गया। एक एसटीएम ऑफिसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वो हसनाबाद शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? लड़की ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी। नाम था बरनाली सिंह। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान कटेगा। ऐसा कहते हुए उसने चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। बरनाली समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और ये सब एक बहाना है। उसने कहा, सर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, प्रोसेनजीत झल्ला कर बोला। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा, फिर बरनाली की ओर मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा बरनाली के गाल पर। बहुत सवाल कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। बरनाली का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूँ, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा, तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। फिर एक और कांस्टेबल ने बरनाली का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। बरनाली ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने एक और कांस्टेबल से कहा, देखो इसका घमंड। कांस्टेबल आगे बढ़ा, बरनाली का बाल पकड़कर उसे खींचने लगा। बरनाली दर्द से कराह उठी, फिर भी उसने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उसकी बाइक पर लाठी मार दी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बना के खेलेंगे। बरनाली सिंह अब अच्छे से समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। वो जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा चखाएंगे। चलो इसे थाने ले चलते हैं। वहाँ समझ में। इस समय भी बरनाली सिंह चुप थी। उसने अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की। वो देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत अब खींच चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके कोमल गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वो एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, न कोई चीख न कोई आंसू। इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत सोच रहा था, थाने पहुंचते ही देखता हूँ इस जिद्दी और घमंडी औरत का इलाज कैसे किया जाए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये वो गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब इसकी जबान भी चलने लगी है, चलो थाने देखेंगे कितनी चलती है इसकी जबान। थाने में घुसते इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए कहाँ गए सब, चाय पानी लगाओ जल्दी।
आज एक खास माल आया है। बरनाली सिंह अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वो देख रही थी कि ये लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर प्रोसेनजीत की ओर झुक, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो, बस अनबर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। बरनाली सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चुप थीं। मनो वो चाहती थी कि पुलिस की ये गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर बरनाली की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? बरनाली चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन बरनाली की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। बरनाली ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी सुमिता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है, एक भी गलती की तो पछताने। जब जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम की मां नुसरत साधारण कपड़ों में एक गरीब महिला की तरह एक बड़े सरकारी बैंक में पैसे निकालने गईं, तब बैंक के सभी अफसरों ने उन्हें भिखारिन समझकर अपमानित किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण सी महिला असल में जिले की डीएम मैडम की मां है। सभी ने उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखा और सोचने लगे कि ऐसी औरत इतने बड़े बैंक में क्या करने आई है। इसी बीच वो महिला धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ने लगी। काउंटर पर कल्पना नाम की एक सुरक्षा गार्ड बैठी थी। वो बुजुर्ग महिला कल्पना से बोली, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, ये रहा चेक। कल्पना ने चेक देखे बिना ही महिला को कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बैंक आने की? ये बैंक तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। भिखारिन, यहाँ क्यों आई हो? ये बैंक बड़े लोगों का है, यहाँ बड़े बड़े लोगों के अकाउंट है। तुम्हारे जैसी औरत की तो ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की औकात ही नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मारकर भगा दूंगी। महिला बोली, बेटी तुम पहले चेक तो देखो, मुझे 5 लाख रुपए नकद निकालने। ये सुनते ही कल्पना गुस्से से आग बबूला हो गई। ये कोई मजाक करने की जगह है क्या? क्या सोच रही हो तुम जो कहोगी मैं मान लूंगी। तुम्हारे जैसी औरत की इतनी औकात ही नहीं। और क्या कहा, 5 लाख? जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे हैं? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्का मारकर बाहर फेंक दूंगी। ठीक उसी समय बैंक मैनेजर अपने केबिन से बाहर झांकते हुए बोले, कौन इतना हंगामा कर रहा है? कल्पना तुरंत बोली, कोई भिखारिन औरत है सर, जा नहीं रही है। बैंक मैनेजर गुस्से से बाहर आए और बिना कुछ पूछे उस बुजुर्ग महिला को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि महिला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहा, क्या कर रही हो तुम? घसीटकर बाहर निकालो इस औरत को, पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। कल्पना ने जबरदस्ती उस महिला को बैंक से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वहां मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये महिला जिले की डीएम नुसरत की मां है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। घर लौटकर वो महिला रोते रोते अपनी बेटी डीएम नुसरत को फोन कर पूरी घटना बताती है। कैसे बैंक में मेरे साथ अपमान किया गया, कैसे मुझे जलील करके बाहर निकाल दिया गया। ये सुनकर नुसरत अंदर से कांप उठी। उनके लिए ये आग से भी कम न था। वो रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ कल मैं खुद आ रही हूँ और तुम्हारे साथ जाकर उसी बैंक से पैसे निकालूंगी। अगले दिन सुबह नुसरत ने एक सादा सूती साड़ी पहनी और अपनी माँ के साथ बैंक जाने के लिए तैयार हुई। माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाती है। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के भी और पीड़ा के भी। नुसरत की माँ अपनी बेटी पर गर्वित थी। उन्होंने कितने संघर्षों से उसे पाला पोसा, पढ़ाया और आज इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया। सुबह ठीक 11 बजे माँ बेटी बैंक के बाहर पहुंची। बैंक अब तक नहीं खुला था, जबकि बैंक खुलने का समय 10 बजे था। नुसरत शांति से दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बैंक खुला तो वे दोनों अंदर प्रवेश कर, दोनों के कपड़े इतने साधारण कपड़ों में थे कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक सामान्य ग्रामीण महिला और युवती समझकर भ्रमित हो गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही नुसरत जिले की डीएम है। धीरे धीरे वे काउंटर की ओर बढ़ी। वहां वही कल्पना बैठी थी। नुसरत विनम्रता से बोली, मैम हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवाई लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। ये रहा चेक, कृपया देख लीजिए। कल्पना ने दोनों महिलाओं को सिर से पांव तक देखा। साड़ी में एक वृद्ध महिला और साधारण कपड़ों में एक युवती। किसी भी हाल में वे अधिकारी नहीं लग रही थी। उसने व्यंग में कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। ये शाखा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ काम करती है। नुसरत मुस्कुराकर जवाब देती हैं, एक बार चेक करके देख लीजिए मैडम।
अगर ना हो तो हम चले जाएंगे। अनिच्छा से कल्पना ने लिफाफा लिया और बोली, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठिए। नुसरत अपनी माँ का हाथ पकड़कर एक खाली कुर्सी पर बैठ गई, पानी दिया और खुद भी शांत भाव से बैठी रही। बैंक में मौजूद लोग उनकी ओर देख रहे थे। वहाँ आमतौर पर सिर्फ अमीर, यहाँ आमतौर पर व्यापारी, अफसर और प्रभावशाली लोग आते थे, महंगी गाड़ियों में, चमचमाते कपड़ों में। इसलिए साधारण कपड़ों में बैठी माँ बेटी सबको अजीब लग रही थी। चारों ओर कानाफूसी शुरू हो गई। किस गांव से आई हैं? शायद पेंशन के लिए आई होंगी। यहाँ इनका खाता होने का तो सवाल ही नहीं है। नुसरत सब कुछ सुन रही थी लेकिन शांत बनी रही। उनकी माँ थोड़ी असहज हो रही थी लेकिन अपनी बेटी का धैर्य देखकर खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद नुसरत ने कल्पना से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलने की व्यवस्था कर दीजिए, मुझे एक जरूरी बात करनी है। कल्पना झुंझलाकर फोन उठाती है और मैनेजर के केबिन में कॉल करती है। सर, एक महिला आई है, कह रही हैं कि आपसे मिलना है, भेज दूं? मैनेजर काम करते हुए झांक कर देखता है। सामने साधारण कपड़ों में एक महिला अपनी माँ के साथ बैठी है। उसे बिल्कुल भी अवसर नहीं लग रही थी। वो ठा, मुझे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, कह दो बैठे रहें। कल्पना बोली, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए, सर थोड़ी देर में फ्री होंगे। नुसरत कुछ नहीं बोली, बस माँ का हाथ पकड़कर शांत भाव से बैठी रही। एक अफसर की मर्यादा और एक बेटी का धैर्य। नुसरत तब भी पूरी तरह शांत और संयमित थी, लेकिन माँ की बेचैनी और लोगों की कानाफूसी देखकर उन्होंने माँ का हाथ कस के पकड़ा और बोली, माँ, लग रहा है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो धीरे से उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गई। मैनेजर, जो अब तक कांच के पीछे से उन पर नजर रखे हुए था, घबरा गया। वो जल्दी से बाहर आया और नुसरत का रास्ता रोककर बोला, हाँ बोलिए, क्या काम है? नुसरत ने वो लिफाफा आगे बढ़ाकर कहा, मुझे पैसे निकालने हैं, माँ की दवाई लेनी है और भी बहुत काम है। ये रहा चेक, देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा लिए बिना ही झुंझला कर कहा, जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में पैसे होंगे? बड़ी आई हो पैसे निकालने। नुसरत अब भी बेहद शांत। अगर आप एक बार चेक करके देख लेते तो बेहतर होता, इस तरह अंदाजा लगाना ठीक नहीं। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा, भाई साहब, मेरे पास इतनी अनुभव है कि चेहरे देखकर ही समझ जाता हूँ कि किसके पास क्या है। रोज ही तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, तुम्हारे खाते में कुछ होगा? मुझे तो नहीं लगता। अब और भीड़ मत करो, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है। अच्छा होगा अगर तुम अभी चली जाओ। नुसरत का चेहरा अब भी स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। जहाँ पहले शांति थी, अब वहाँ कठोरता उतर आई थी। उन्होंने बिना कुछ कहे लिफाफा मेज पर रख दिया और शांत स्वर में बोली, ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक अनुरोध है, इस लिफाफे में जो जानकारी है कृपया एक बार जरूर पढ़िएगा, शायद आपके किसी काम आ जाए। इतना कहकर उन्होंने अपनी माँ का हाथ थामा, चेहरा मोड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वो मुड़ी और गहरी नजर डालते हुए बोली, बेटा, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वक्त सब कुछ समझा देगा। पूरा बैंक कुछ क्षणों के लिए, पूरा बैंक एक पल के लिए निस्तब्धता में डूब गया। ना कोई आवाज, ना कोई गुस्सा, सिर्फ मर्यादा में लिपटी एक चेसी आंधी से कम नहीं थी। मैनेजर एक पल के लिए ठहर गया, फिर हंसते हुए बोला, बुढ़ापे में लोग कुछ भी कह जाते हैं, चलो जाने दो, और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने वही लिफाफा अब भी मेज पर पड़ा था, बिना पढ़ा, अनदेखा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उस लिफाफे में ऐसा एक सच छुपा है जो उसकी दुनिया को उलट कर रख देगा। अगले दिन बैंक का वही पुराना रूटीन शुरू हुआ। क्लर्क अपने काम में, कैशियर अपने गिनती में और मैनेजर अपनी पुरानी अहंकार में डूबा हुआ। लेकिन इस बार एक फर्क था, वही वृद्ध महिला जिसके साथ एक दिन पहले अपमान की सारी हदें पार कर दी गई थी, फिर से उसी बैंक में दाखिल हुई। मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उनके साथ था एक तेज तर्रार अफसर जो सूट बूट में चमक रहा था। उसके हाथ में था एक चमचमाता ब्रीफकेस। उनके प्रवेश के साथ ही पूरा बैंक उसी दिशा में देखने लगा। महिला किसी को कुछ कहे बिना सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी। मैनेजर उन्हें पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई, उनका चेहरा साफ होता गया। वही महिला जिसकी फाइल उसने